प्रणाम करता हूँ। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। आप सभी बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार, सभी लोगों को राम राम। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और अब से जो भी वर्कशॉप्स होंगी उसमें हम भारतीय संस्कृति और इतिहास को जोड़ते हुए, ऑब्वियसली साइंस तो वहाँ होती ही है, हम एक लंबी कड़ी शुरू कर रहे हैं। ये वर्कशॉप्स अब सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी और इन वर्कशॉप्स के पीछे बड़े गंभीर उद्देश्य हैं जिसे बहुत ध्यान से समझने की आप लोगों को ज़रूरत है। हम सभी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व गुरु बनना एक कहावत के रूप में कहना एक बात है और बनना दूसरी बात है। कहावत के रूप में कहने में किसी का क्या जाता है, बहुत आराम से आप इसे कह सकते हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने की बात करना या बनने की कोशिश करना ये उतना आसान नहीं है। दुनिया में इस वक्त बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं, निसंकोच इसे स्वीकारना चाहिए कि वो हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि आज का जो युग है यह टेक्नोलॉजी का युग है। साइंस भी कहीं पीछे छूट रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी इस युग में एक आम व्यक्ति के जीवन में भी घर कर चुकी है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से इस दुनिया का अर्थ तय होता है। अर्थ से मेरा मतलब इकोनॉमी से है। इकोनॉमी तय होती है, इकोनॉमी से जीवन के सुख आनंद तय होते हैं और जिस देश के पास अधिक सुविधाएं होती हैं वह देश ज़्यादा विकसित माना जाता है। आज विकास का पैमाना सुख नहीं है, सुविधा है, लेकिन पूरी दुनिया अब इस सुविधा से उकताने से लगी है, क्योंकि इस सुविधा में नितांत अकेलापन है और डिस्टर्बेंसेस हैं, डिप्रेशन है, इसलिए वो पुनः सुख की तरफ जाना चाहती है। लेकिन ये दुनिया कभी भी टेक्नोलॉजी को छोड़कर सुख की तरफ नहीं जाएगी, ये याद रखिएगा। वह सुविधाओं के साथ सुख प्राप्त करना चाहेगी और इसीलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम जहाँ एक और ध्यान साधना के माध्यम से वो जो सुख मनुष्य भूलने लगा है उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपनी बातों को उस वैज्ञानिकता के साथ दुनिया को समझाना शुरू करें जिससे उसको वह सुख प्राप्त हो। इसके साथ साथ हमें अपनी एक अर्थव्यवस्था का विकास करना बहुत ज़रूरी होगा, तब जाकर हम विश्व गुरु बनेंगे। ये कार्य आसान नहीं है, कह देना बहुत आसान है, लेकिन लक्ष्य में अभी ये परिणत नहीं हो रहा, अभी हमारे ये चिंतन का हिस्सा नहीं है। अभी हम सिर्फ कह रहे हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठ के कह रहे हैं, राजनीतिक मंचों से इसको कह रहे हैं, बौद्धिक मंचों से इसे कह रहे हैं, क्लासरूम्स में अभी ये कहा जा रहा है, घूमते चलते फिरते अभी इसके बारे में बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया पर इसका जिक्र होता है, लेकिन अभी ये एक कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं आई है, एक कॉन्क्रीट चिंतन का हिस्सा नहीं है, एक वैज्ञानिक चिंतन का ये हिस्सा नहीं है, एक सोच का हिस्सा नहीं है। अभी विश्व गुरु बनना हमारी रूटीन का हिस्सा नहीं है। इसलिए अभी तो हमें विश्व गुरु बनने के पहले चरण पर आने के लिए बहुत प्रयत्न करना है। आप ये सोचें कि योग से ये या कुछ बातें करने से या केवल भक्ति से हम विश्व गुरु बन जाएंगे, नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया सुविधा छोड़कर सुख की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि सुविधा के साथ सुख की तरफ जाएगी और सुविधाओं के क्षेत्र में अभी हम बहुत पीछे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं और इसीलिए इस पर बड़ा गंभीर चिंतन चाहिए। अगर मैं अभी लोगों से पूछूं विष्णु क्या है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क क्या है, श्री कृष्ण कौन है, श्री राम कौन है, उनका इतिहास क्या है, अभी तो हमें यही नहीं मालूम। अभी तो हमें यही नहीं मालूम श्री कृष्ण की फिलॉसफी क्या है। अभी तो हम यही नहीं जानते कि श्री राम जी ने किस प्रकार से दुनिया का कल्याण हो इसका संदेश दिया है और स्पष्ट संदेश दिया है। ये केवल लीलाओं के विचार की बात नहीं है, स्पष्ट संदेश दिया है।
तो जब हमें अपनी बेसिक्स नहीं मालूम है, जब हमें अपना इतिहास ही नहीं मालूम है, हमें अपना भूगोल ही नहीं मालूम है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था ही नहीं मालूम है, जब हम अपने बारे में अभी चिंतन के बेहद प्रारंभिक स्तर पर हैं, यह कह देना हम विश्व गुरु थे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कोई बहुत बुद्धिमान होने की या पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह तो पहली क्लास का बच्चा भी कह सकता है। यह कह देना कि हमसे बहुत कुछ आता था, ये एक बेहद सब्जेक्टिव बात है, बेहद जनरल बात है। भारत की सभ्यता कभी इतनी जनरल बात नहीं करती थी। अगर मैं ये पूछूं क्यों थे विश्व गुरु, तो आपके पास 100 पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, 10 भी नहीं निकलेंगे। पॉइंट्स का मतलब केवल हेडलाइंस लिखने से नहीं है, पॉइंट्स का मतलब उसकी डिटेलिंग करने से है, उसकी गहराई में जाने से है। तो जब तक हम अपना इतिहास, अपना विज्ञान, अपना भूगोल ये बहुत ध्यान से नहीं जानेंगे, समझेंगे, तब तक विश्व गुरु बनने की कल्पना भी करने से कोई फायदा नहीं, हास्यास्पद होगा। लेकिन हम भारत के लोग हैं, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम भारत की संस्कृति को दुनिया के पटल पर स्थापित करें। और भारत की संस्कृति को जब हम स्थापित करने की बात कहते हैं तो किसी से दुश्मनी लेकर नहीं करते हैं। वस्तुतः कोई भी संस्कृति दुश्मनी के आधार पर स्थापित हो भी नहीं सकती। कोई भी संस्कृति जब स्थापित होती है तो वह स्थापित होती है उसकी श्रेष्ठता के कारण, और ये श्रेष्ठता बतानी है हमें लोगों को, ये श्रेष्ठता सिद्ध करनी है हमें दुनिया में। लेकिन ये श्रेष्ठता सिद्ध तब करेंगे जब हम इसे जानेंगे। यह कार्य युवा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अगर युवाओं के जिम्मे यह कार्यभार आया है कि आप इस वक्त दुनिया के सबसे युवा देश हैं, औसत आयु 29 वर्ष मात्र है, और आपको तकरीबन अभी बहुत कम भी यदि हम मानते हैं तो भी 40 वर्ष हैं आपके पास काम करने को। क्या आप इन 40 वर्षों में कुछ ऐसी विशेष मेहनत नहीं करेंगे जिससे यह संस्कृति स्थापित हो जिसकी संतान आप हैं? ऐसा नहीं कि आपकी पूर्ववर्ती पीढ़ियों ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया कीजिए, सब्जेक्टिव बात कहना बंद कर दीजिए। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, और उन्होंने अगर कुछ नहीं किया होता तो आज जो है भारत में ये नहीं होता। यद्यपि बहुत सारी गलतियां की हैं जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी उन्होंने दी हैं। तो ऐसा नहीं है पूर्ववर्ती पीढ़ियों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब आपको इसको आधुनिक विश्व के अनुसार अपने ज्ञान को कंसोलिडेट करना है और उसको दुनिया के पटल पर स्थापित करना है। जब कोई संस्कृति दुनिया के पटल पर स्थापित होने लगती है, जब कोई दुनिया के देश उस संस्कृति को मानने लगते हैं, तो उस संस्कृति का विकास होना शुरू होता है, उस विकास से अर्थ का विकास होना शुरू होता है। जैसे योग एक संस्कृति का हिस्सा है, इस संस्कृति को लोगों ने माना और अर्थ का विकास भी हुआ, यानी आर्थिक उन्नति भी हुई योग से। पर्यटन, इस संस्कृति के विशिष्ट स्थानों को देखने के लिए हमारे यहाँ नेचुरल टूरिज्म ज़्यादा है, हमारे आर्टिफिशियल टूरिज्म बहुत कम है। जैसे सिंगापुर या बाकी देशों के मुकाबले हमारे यहाँ आर्टिफिशियल टूरिज्म कम है, हमारे यहाँ नेचुरल टूरिज्म ज़्यादा है, और उसमें भी ज़्यादातर तीर्थ हैं। वहाँ पर विदेशी आते हैं तो वो जहाँ अपने सुख की कल्पना के साथ और प्राप्ति के लिए आते हैं, वही साथ साथ वह हमारी आर्थिक उन्नति का भी माध्यम बनते हैं। तो हम जब अपनी संस्कृति को राष्ट्र के पटल पर स्थापित करना शुरू कर देंगे तो हमारी जिंदगी भी सुख में होने लगेगी, हम आर्थिक रूप से भी उन्नति करने लगेंगे। इसलिए इस संस्कृति का विकास करना जरूरी है। राष्ट्रवाद का मतलब किसी देश विशेष को गाली बकना नहीं होता है। राष्ट्रवाद का मतलब सोशल मीडिया पे अपना क्रोध जाहिर करना मात्र नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रवाद इसके साथ साथ सीखना, पढ़ना, राष्ट्र के बारे में जानना, समझ रखना, और उसके बाद राष्ट्र को एक ऐसी व्यवस्था देना भी होता है जहां वह राष्ट्र उन्नति करे, वह राष्ट्र डिपेंड ना करे दूसरे राष्ट्रों पर। जब तक वह स्वाभिमान आपके पास नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे।
विषय शुरू करने से पहले इसकी एक बड़ी भूमिका तय करना या बनाना बेहद जरूरी है मेरे लिए। 15 जून को चीन के विरुद्ध जो आक्रोश उत्पन्न हुआ वह कितनी जल्दी ठंडा पड़ गया। कहीं बहुत ज्यादा सूचनाएं सुनते हैं अब आप चीनी सामान की या चीनी एप्स के विरुद्ध, और इसको कंपेयर कीजिए जब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंचा था, जिसने पाकिस्तान की हुकूमत को डरा दिया था। क्या हम चीन के विरुद्ध वह राष्ट्रवाद उत्पन्न कर पाए? नहीं कर पाए, बल्कि जो चीनी सामान था वो और ज्यादा तेजी से बिका। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार हमारा राष्ट्रवाद चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात तो कर रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि चीन से हमारा नकारात्मक व्यापार 4 गुना बढ़ा है। यानी हमें 4 गुना कम फायदा हुआ है, चीन को 4 गुना ज्यादा फायदा हुआ है। यह राष्ट्रवाद कम क्यों हो जाता है ऐसे मुद्दों पर? क्योंकि हम आर्थिक रूप से अभी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम चीन के सामान पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, और जब तक करते हैं तब तक हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग उसके विरुद्ध नहीं जा सकता, उस सामान को नहीं रोक सकता। इसलिए जो राष्ट्रवाद है वह केवल इस वक्त फेसबुक का राष्ट्रवाद है, सोशल मीडिया का राष्ट्रवाद है। यह अभी राजनीतिक राष्ट्रवाद में कन्वर्ट होना बाकी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म डेवलप होना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक कल्चरल नेशनलिज्म डेवलप होना। जब तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपके जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनेगा, केवल बातें करने से नहीं काम होगा, जबकि वो जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनेगा, उससे कोई लाभ होने जाना नहीं है। आप कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते, आपके अंदर वो स्वाभिमान उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये चर्चाएं बहुत जरूरी हैं। मैं बार बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि यम का हिस्सा बनिए। यम उस संस्कृति को बताने की कोशिश कर रहा है, उस संस्कृति के प्रचार प्रसार की वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहा है। वैज्ञानिक का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं होता। मैं किसी पाश्चात्य विज्ञान से डरता दबता नहीं हूं, प्रभावित होना ही चाहिए किसी भी विद्या से, चाहे वो कॉन्गो की हो, यानी फिर दक्षिण अफ्रीका के किसी छोटे से कंट्री की हो, अफ्रीकन का कॉन्टिनेंट के किसी छोटे से कंट्री की हो, वो कीनिया की हो या वो अमेरिका की हो। विद्या का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन उसके सामने नतमस्तक हो जाना, दंडवत हो जाना, वह गलत है। मुझे उस विज्ञान के सहारे की जरूरत नहीं है जो खुद अभी सहारा चाहता है, लेकिन अपनी बात को ऑब्जेक्टिवली कहना यह साइंस है। मैं इस विज्ञान की बात कर रहा हूं, और इस विज्ञान का प्रणेता भारत रहा है, वेद रहा है, वेदांत रहा है। प्रमा जो शब्द बार बार प्रयुक्त होता है, प्रमा का अर्थ ही यह है, प्रमाण। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आप समझ रहे हैं? इसीलिए जब तक आपके जीवन में यह राष्ट्रवाद नहीं उतरेगा, जबकि आपके जीवन में यह देश प्रेम नहीं उतरेगा, और यह कैसे उतरेगा? जब आप देश को जानेंगे, समझेंगे, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप पालेंगे। और सनातन संस्कृति ही आपका राष्ट्रवाद का आधार है, इसके इतर कोई आपके राष्ट्रवाद का आधार नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हो ही नहीं सकता। कोई भी धर्म हो, यदि वो भारत में पुष्पित पल्लवित हो रहा है और उसके धर्म के मानने वाले लोग भारतीय हैं, तो उनको भारतीय संस्कृति के आधार पर ही राष्ट्रवाद की संकल्पना करनी पड़ेगी, और राष्ट्रवादी वह कहलाएंगे और राष्ट्रवाद को वो गुजा सकेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रवाद किसी भी धर्म पंथ से ऊपर है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन वर्कशॉप्स का आप हिस्सा बने, और उसके बाद प्रैक्टिकल काम भी करें। जब आवश्यकता हो आप सड़क पर भी उतरें, तब जाके आप इस देश के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। बातों से आगे जाइए, और उसके लिए यह मेहनत करेगा, और यम के साथ आप जुड़े हुए, यह मतलब आप। इसलिए ये हवा पूरे देश में आपको फैलानी होगी। अच्छी बातों का भी प्रचार किया कीजिए। भारत की जो संस्कृति है
ये 3 चीजों से पीड़ित है। जी हाँ, और इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मेरी आज एक एक बात को बहुत गहराई से समझिएगा। भारत की संस्कृति सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो रेसिज्म से है। जी हां, रेसिज्म। आप मजबूर हैं लौह युग, जो डेनमार्क का लौह युग है, जो यूरोप का लौह युग है, बाकी जो अमेरिका का लौह युग है, उस लौह युग को आप अपना लौह युग कहने के लिए मजबूर हैं। आप बाइबल के अनुसार अपने अर्थ को, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ धरती की बात कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इस वक्त धरती की बात कर रहा हूं। आपकी धरती, आपके मनुष्य का उदय, आप ये मानने को मजबूर थे कि ये बाइबल क्या कहती है, और आपकी बात कहीं भी गुंजाई नहीं जाती क्योंकि आप गुलाम रहे। रेसिज्म की वजह से इस संस्कृति को जानते बूझते भी दबाया गया है। सप्रेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म। आज आप देखते होंगे बहुत सारे यूरोपीय देशों में रंग भेद है, रेसिज्म है। यही रेसिज्म हमारी संस्कृति को दबाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाकी संस्कृतियों को, बाकी संस्कृतियों के वैज्ञानिकों को भारत के विकास के बारे में नहीं पता, लेकिन वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि भारत आदिवासियों का ही देश है। और आदिवासी मतलब पेड़ों पर रहने वाले लोग, सांप नचाने वाले लोग, गुलाम लोग। और ये चीज उन्होंने धीरे धीरे भारतीयों में डाली। जब वर्नाकुलर प्रोजेक्ट आया या जिस वक्त आईसीएस शुरू हुआ, तो उस वक्त ये बताया गया हम लोगों को कि यदि आप अंग्रेजी नहीं बोलते पढ़ते लिखते हैं, यदि आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ते या आपके जो स्टडीज का मीडियम अंग्रेजी नहीं है, तो आप गए बीते लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। और वो जो थॉट डाला गया वो जेनेटिक हो गया, आज तक ट्रेवल करता है। और इसीलिए जो व्यक्ति आपको देखते हैं धोती कुर्ता पहने हुए, आप उन्हें मान के चलते ही ये पिछड़े हुए हैं। जो लोग देखते हैं तिलक लगाए हुए, आप ये मान के चलते हैं ये मूर्ख हैं। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का इससे सुंदर नमूना दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता, जैसा कि भारत के लोगों में देखने को मिलता है कि उन्होंने कभी किसी पश्चिम से आए हुए सिद्धांत की समालोचना नहीं की। They never analyzed anything, and it was included in books, and genetically we have started following what they have said. तो संस्कृति, किसी भी संस्कृति में कुछ भी अच्छा हो उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करनी चाहिए, मैं भी करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गए बीते लोग हैं, क्योंकि जब तक यह गर्व आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा कि हमारी संस्कृति भी बहुत वैज्ञानिक है और हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, तब तक आपके अंदर स्वाभिमान से जिंदगी जीना कभी नहीं आ सकता। हमेशा गुलामी की जिंदगी जिएंगे। सुविधा होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वाभिमान से जिंदगी जी रहे हैं, आप सुविधायुक्त जीवन जी रहे हैं, यह अलग बात है। बहुत सारे बड़े बड़े घर जो होते हैं, उन जगहों पर हमारे देश के अनेक लोगों को हाउस होल्ड काम करने के लिए रखा जाता है और उन लोगों को भी बहुत सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन हैं तो वो दास। बड़े बड़े राजा लोग भारत के अंग्रेजों के सामने उठ के खड़े होते थे पीछे हाथ बांधकर, हाथी पर बैठ के निकल रहे जनता के सामने, लेकिन अंग्रेजों के सामने खड़े हुए। क्या स्वाभिमान था? नहीं, कहने को राजा थे, नाम राजा लगा हुआ था, लेकिन स्थिति यह थी कि अंग्रेज उन्हें तनख्वाह देते थे, उस पर वह पलते थे। अपने घरों के हिस्से बेचने पड़ गए इन लोगों को। उसके बाद थैंक्स टू डेमोक्रेसी, इस टाइप की डेमोक्रेसी को धन्यवाद, जिस डेमोक्रेसी ने अन्य गुलाम लोगों को
अन्य गुलाम लोगों से वोट दिलवाया इन गुलाम लोगों को अपना आका बनाने के लिए जब ये देश आज़ाद हुआ। खैर वो बहुत दूसरी बातें हैं, हम बाद में करेंगे। हमारा विषय हम समझ पाए इसके लिए इतनी बड़ी भूमिका बनानी ज़रूरी थी। रेसिज्म के बाद हम धर्मांधता का बहुत शिकार हुए। कुछ सिद्धांत हमें इसलिए मानने हैं क्योंकि यह सिद्धांत ईसाइयों द्वारा दिए गए, कुछ सिद्धांत इसलिए हमें मानने हैं कि यह सिद्धांत इस्लाम द्वारा दिए गए, कुछ सिद्धांत जो हमारे सही हैं वो सिर्फ इसलिए नकार दिए जाते हैं कि यह सिद्धांत सनातनियों द्वारा दिए गए। कुछ सिद्धांतों को इसलिए कुचल दिया गया, कुछ और देशों में बुद्धिज्म जब पनपा तो उन्होंने भी सनातन के विरुद्ध कार्य किया और सनातन संस्कृति के लोग तीसरी एक और पीड़ा से पीड़ित रहे और वो है अतिशोक्ति। अतिशोक्ति ऑब्जेक्टिविटी को खत्म कर देती है। ऑब्जेक्टिविटी खत्म होते ही वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है और हम कुछ उलूल जुलूल वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं जिससे उस संस्कृति की वैज्ञानिकता पर, उस संस्कृति के तथ्यों पर तुषारपात हो जाता है और इससे बाकी लोगों को मौका मिलता है। इसी से घमंड उत्पन्न होता है और इस घमंड से शोषण बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए संस्कृति में शोषण करना शुरू कर दिया और उस शोषण, जाति के आधार पर जो शोषण हुआ, उस शोषण की वजह से कुछ ऐसे सिद्धांत उत्पन्न हुए जिन्होंने उस संस्कृति पर ही तुषारपात करना शुरू कर दिया उस शोषण की बजाय। हाँ, if baby is lying in a dirty water, so should we throw the baby out or dirty water out? We started throwing the baby out. तो गंदगी, संस्कृति या समाज की गंदगी को नहीं फेंका हमने बेबी को फेंक दिया। धर्म पर लांछन लगाने लगे जबकि वहां तो कुछ भी गलत नहीं था। उसका एक बड़ा सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ। अब यह धर्म क्या है इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। क्या पूजा पाठ? ना। मंदिर? ना। चालीसा? ना। धर्मशास्त्र? ना। धर्म वो संस्कृति है, वो सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, डायनामिक नॉर्म्स हैं। डायनामिक नॉर्म्स जो समय के साथ बदलते भी हैं, स्टैग्नेंट नहीं है, रूढ़ियों में फंसा हुआ नहीं है भारत का धर्म। जिस सनातन संस्कृति की मैं बात कर रहा हूं, यह समय के साथ बढ़ी है। कोई भी परंपरा इस धरती के प्रथम दिन से नहीं है। समय के साथ वो परंपराएं उत्पन्न हुई हैं और वो समय के साथ आगे बढ़ी हैं। शास्त्र कहीं खो गए, फिर आदि गुरु शंकराचार्य जैसे लोग आए, उन्होंने फिर धूल झाड़ी और पुनर्स्थापित किया उसको। फिर वो कहीं खो गए तो महर्षि दयानंद जैसे लोग आए, ऋषि अरविंदो जैसे लोग आए, गुरु महाराज रामकृष्ण जी परमहंस जैसे लोग आए, गुरु जी स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग आए। ऐसे अनेक लोग आए और उन्होंने फिर उन शास्त्रों को पुनर्स्थापित किया। तो भारत की संस्कृति अनेक बार दबी है, अनेक बार इस पर समय की रेत भर गई है, उसने इसको ढांप लिया है, फिर यह झाड़ी गई है, फिर यह उठ के आई है। तो अतिशोक्ति से हमें बचना होगा। अक्सर बच्चों में यह प्रश्न आता है कि हमारा धर्म कब से है। जब वो ये प्रश्न करते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं पुनः कह रहा हूं, केवल पूजा पद्धतियां धर्म नहीं है, केवल कर्मकांड धर्म नहीं है, केवल कुछ धर्मशास्त्र धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है सेट प्रिंसिपल्स, जिससे समाज का विकास होता है, मानव और मनुष्यता का विकास होता है। और इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, एस्ट्रोफिजिक्स भी है, साइंस ऑफ अर्थ भी है, एग्रीकल्चर भी है, साइकोलॉजी भी है, इसमें आयुर्वेद भी है, सब कुछ है। इतना विशाल है हमारे यहाँ धर्म का स्कोप। हेंस वी कैन नॉट कॉल इट रिलीजन। तो जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम इन सब विषयों की भी बातें करते हैं। यह अलग बात है कि हर व्यक्ति हर विषय नहीं जान सकता। कुछ विषय कहीं से पढ़ने को मिलते हैं, कुछ विषय कहीं से समझने को मिलते हैं। हमने भी बहुत सारे विषय सुनकर समझे, कुछ पढ़कर समझे। और यह संस्कृति इतनी पुरानी है कि इसमें इतना लिटरेचर है
कि सारा लिटरेचर एक जन्म में नहीं पढ़ सकते, कम से कम 150-200 साल लगेंगे पढ़ने समझने में उसे। लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर जन्म लीजिए, फिर पढ़िए, फिर जन्म लीजिए, फिर पढ़िए। और कैसा पढ़ना? जिसका ना केवल चिंतन और मनन ही हो बल्कि वह कार्य में भी उतरे। यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ना। इसलिए ये जो धर्म है, ये चिंतन भी है, मनन भी है, इसमें दुनिया के सारे विषयों का विस्तार है, उस पर गहन चर्चा है और उन विषयों को कर्म में उतारा गया है। इसलिए ये संस्कृति दुनिया की बाकी संस्कृतियों की अपेक्षा बहुत आगे है। ये ठीक है रेसिज्म का शिकार हुई, ये ठीक है धर्मांधता का ये शिकार हुई, क्योंकि हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ने से रोकना जरूरी था इस विश्व के लिए। इसलिए इस पर कुठाराघात किया गया। और चूंकि हम सामाजिक रूप से कमजोर थे, हम बौद्धिक रूप से कमजोर थे, हमारे पास ज्ञान कम था, इसलिए हम उसे डिफेंड नहीं कर पाए। ये भूमिका है और इस भूमिका के मूल में जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है, आपको काम करना है। आप में से हर व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद बनना होगा। वो जाते जाते कह गए थे ना, अभी और विवेकानंद आएंगे, क्या पता आप लोग भी हो। जिस प्रकार से यह कहा जाता है कि हर मनुष्य में एक ईश्वर का वास होता है, उसी प्रकार से हर मनुष्य में उस संस्कृति के दूत बनने का गुण होता है। यू ऑल आर एम्बेसडर ऑफ दिस ग्रेट कल्चर। और इसका प्रचार प्रसार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मानव का कल्याण इसमें ही निहित है। युद्धों से उन्नति नहीं होती है, ये याद रखिएगा, लेकिन शांति का प्रयास वही कर सकते हैं जो एक हो, संगठित हो और जिनके विचार पूरी दुनिया को प्रभावित कर सके। धर्म की जब चर्चा शुरू होती है तो एक कंफ्यूजन आता है बच्चों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में, कि यह धर्म आखिर शुरू कब से हुआ। और इसमें यहां एक अतिशोक्ति शुरू करी जती है कि जब यह धरती भी नहीं थी तब भी यह धर्म था। देखिए, कुछ बातें रेटोरिकली कही जाती हैं, अलंकारों का प्रयोग हमारी भाषा में होता रहा है। अलंकारिक रूप से यह बात कहना ठीक है कि जब यह धरती भी नहीं थी तब भी धर्म था, लेकिन धर्म पर से यह तब नहीं था। धरती भी कोई एक दिन में नहीं बन गई है और धरती पर मनुष्य भी कोई एक दिन में नहीं आ गया है और मनुष्य का इस रूप में विकास भी कोई एक दिन में नहीं हो गया है। ऋषि मुनि भी कोई एक दिन में शास्त्र की रचना नहीं करते हैं, पलक झपकते ही ये हो गया। ये टीवी पे अच्छा लगता है, ये डॉक्यूमेंट्रीज में अच्छा लगता है, ये चमत्कार की बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ये चमत्कार की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये चमत्कार कभी नहीं हुए। एक बहुत लंबा इतिहास है जिसका वर्णन मैं पाश्चात्य आधार पर नहीं कर रहा हूं, जिसका वर्णन मैं विष्णु पुराण के आधार पर कर रहा हूं, जिसका वर्णन मैं ब्रह्म पुराण के आधार पर कर रहा हूं, जिसका वर्णन मैं महाभारत के आधार पर कर रहा हूं। तो फिलहाल मेरे ये 3 सोर्सेज हैं स्टडीज के, मेन 3 सोर्सेज हैं। मैं आपको स्टडी के सोर्सेज भी बताता रहता हूं। तो महाभारत में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म पुराण में इसकी गंभीरता से विवेचना की गई है। इसके साथ साथ पद्म पुराण भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण जो ओरिजिनल ब्रह्म वैवर्त है उसमें इतना आक्षेपक किया गया है तो आज तो उसको पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। लेकिन जो तत्ववेत्ता हैं उन्होंने जो अध्ययन से बताया है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की भाषा, ऋषि आदि में भी बड़े भारी परिवर्तन जबरदस्ती किए गए हैं, जिसे क्षेपक और प्रक्षिप्त कहते हैं। उसके बाद इसकी पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, लेकिन जो मूल ब्रह्म वैवर्त है उसमें इस प्रकार का वर्णन दिया गया है। तो धरती के बारे में, हमारी संस्कृति की विशालता के बारे में और इसके उत्थान और पुनरुत्थान के बारे में बार बार अनेक शास्त्रों में कहा गया है। वेद में इसका वर्णन है, खासतौर से ऋग्वेद में। उसके बाद वेदांत में इसको दूसरे रूप में गहराई से समझाया गया है।
जिसमें ब्रह्म के सिद्धांत का वर्णन किया जाता है, वह मूलतः धरती के ओरिजिन का वर्णन है, धरती पर ऊर्जा के प्रस्तुतीकरण का वर्णन है। धरती जब उत्पन्न होती है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व, हालांकि इसमें 2-4-5 लाख साल पहले आगे हो सकता है। अब आप एक चीज यहां पर और समझने की कोशिश कीजिए, लॉजिकली होना चाहिए। हम लोग भारतीय संस्कृति से 100% रिजल्ट चाहते हैं, हम लोग भारतीय विज्ञानों से 100% रिजल्ट चाहते हैं। हमें 99.99% भी बर्दाश्त नहीं है, तुरंत कह देंगे चूंकि 0.01% गलत है इसलिए पूरी संस्कृति का विज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वही 25% गलती, 50% गलती या उससे भी ज्यादा गलती पाश्चात्य विज्ञान में हो जाती है, तो हम हाँ ये तो होता है, ये संकेत है हमारी गुलाम मानसिकता का। हम अभी भी गुलाम हैं, हम अभी भी सर्वेंट्स हैं, क्योंकि हमें मजाक उड़ानी होती है, इसलिए 0.01% गलती है। जाओ अपने घरों में जाकर देखो, तुम्हारे यहां तो 90% गलतियां मिलेंगी। छोड़ दो घर वालों को, छोड़ दो घर को। यह विज्ञान है, इसका विकास होता है, यह शास्त्र है, इसका विकास होता है, एक दिन में नहीं पनपता है। और 100% नॉलेज कभी भी किसी दिन पूरी नहीं होती है। आप किसी भी साइंस को, मैं साइंस को, आधुनिक विज्ञान को या पाश्चात्य विज्ञान को मानक क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, अभी उसे बहुत आगे जाना है, अभी बहुत आगे आया है। आप देखिए, जहां हम लोगों से यह पूछा जाता है कि आपको कोरोना का नहीं पता था, कोरोना की दवाई आपने क्यों नहीं बनाई? लेकिन हम में से क्या कोई व्यक्ति जो गुलाम लोग हैं, क्या वो गुलाम लोग कभी पाश्चात्य लोगों पर जाकर पूछते हैं कि आपको क्या ऐसे वायरसेस का नहीं पता था? क्योंकि करोड़ों रुपए आप हमारी तनख्वाह में से, हमारी टैक्स में से लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, आपको नहीं पता था कोरोना आएगा? आप दवाई नहीं ला सकते थे एक दिन के अंदर अंदर? क्योंकि गुलाम लोग हैं, अपने आकाओं के विज्ञान से कैसे मुंहजोरी करेंगे? हमसे कर लेंगे। यह फर्क है, यह फर्क है उस सभ्यता में और हमारी सभ्यता के लोगों में कि हम अपनी सभ्यता को काटते हैं, अपनी जड़ों में मट्ठे डालते हैं, और वह अपनी जड़ों को सींच रहे हैं। और सींच किससे रहे हैं? हमारे ही बीजों से। तो जब तक आपके अंदर यह गर्व नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर यह प्रैग्मेटिज्म नहीं आएगी, ये व्यवहारिकता नहीं आएगी, ये प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आप सोचे विश्व गुरु, विश्व चेले भी नहीं बन सकते। विश्व गुरु तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है। 100% एक्यूरेसी की कोई एक चीज दिखा दीजिए अपने इर्द गिर्द, माता पिता से लेकर घर के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी तक, जिसका विकास बस हो चुका हो, अब नहीं होगा। ऐसी कोई चीज दिखा दी जिसका क्षरण नहीं होगा या जिसका उत्थान नहीं होगा। कोई एक चीज, कोई एक चीज। लेकिन भारतीय संस्कृति पर प्रश्न तुरंत लगाएंगे, वहां सारी रेशनैलिटी दाना चुगने चली जाती है। $4.6 बिलियन ईयर्स, यह कोई छोटा समय नहीं है। 4.5 अरब साल पहले धरती बनी है, और जिस वक्त ये धरती बनी है उस वक्त ये ऐसी नहीं है जैसी आज दिखती है। इस पे जीवन नहीं था, जीवन हो ही नहीं सकता था। इसमें गैसेस थी, इसमें धूल थी, जो बाद में संघट्ट हुआ और चट्टानें आदि बनी है। इसमें जीवन संभव ही नहीं था। हजारों लाखों वर्ष तक इस पर जीवन का कोई भी संकेत नहीं था। एक साइंटिफिक रिसर्च में यह कहा गया कि अगर उस वक्त धरती पर हम जाते तो स्पेस सूट पहन के जाते, यानी ग्रेविटेशन भी प्रॉपर नहीं था। वेजिटेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इस
धरती से फिर उल्कापिंड टकराते हैं और ये छोटी छोटी टुकड़ों में बंट जाती है। ये छोटे छोटे टुकड़े धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। बाद में ये जुड़ते चले जाते हैं और जुड़ते जुड़ते बनता है चंद्रमा। और इस चंद्रमा की वजह से इस धरती का संतुलन बनता है। अपनी एक्सेस पे झुकी हुई है और चंद्रमा इसे संभाले हुए है। जिस दिन ये चंद्रमा नष्ट हो गया, धरती भी नष्ट हो जाएगी। ये अपनी एक्सेस पर लुढ़क जाएगी, लुढ़क के सूर्य की तरफ पहुंचेगी, सूर्य के इर्द गिर्द बहुत क्लोज आती चली जाएगी और ये गलती चली जाएगी, गलती चली जाएगी। और ऐसे इस धरती का लोप हो जाएगा। तो चंद्रमा इतना जरूरी है और यही रीजन है कि हम लोग सोलर ईयर नहीं बनाते, हम लोग ल्यूनर ईयर बनाते हैं। चंद्रमा से हमारा जीवन चलता है। ये वेजिटेशन चंद्रमा से आया, सूर्य ने इसे प्रोटेक्ट किया। इसीलिए हम लोग सूर्य और चंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इस धरती पर वेजिटेशन तब तक पॉसिबल है जब तक सूर्य की किरणें यहां आ रही हैं। एक उल्का पिंड इस धरती से टकराया था और टकराने के बाद इतनी कार्बन निकली, इतनी धूल निकली और उसने पूरी धरती को कवर कर दिया। कवर करने से सूर्य की रोशनी यहां पहुंचना बंद हो गई और उसके बाद सारा वेजिटेशन खत्म हो गया, डायनासोर्स भी खत्म हो गए। इस धरती का पानी उबलने लगा और यह धरती टुकड़ों में बंटनी शुरू हो गई। इसलिए सूर्य की हम पूजा करते हैं। क्या बुराई है? क्या बुराई है? जिस चीज से जीवन मिलता है उसे थैंक यू नहीं कहना चाहिए क्या? ये कौन सी सभ्यता हम सीख रहे हैं? ये कौन सी तहजीब हम सीख रहे हैं? सूर्य की पूजा एक तहजीब है, एक तमीज है, एक कर्टसी है। और ये तो आम जिंदगी में होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको पानी के लिए भी पूछे तो थैंक यू कहना चाहिए। तो पानी के लिए हम थैंक यू कह सकते हैं, शायद ये मम्मी पापा सिखाते, बेटे बोलो थैंक यू। लेकिन हम सूर्य और चंद्रमा को थैंक यू कहने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि हमारे जो मूवमेंट्स हैं धरती के, जब ये धरती बनी है तो केवल 7 घंटे में अपना दिन रात पूरा कर लेती थी। चंद्रमा की वजह से, क्योंकि धरती इतना तेज घूम रही थी, उस पर जीवन संभव नहीं था, तो चंद्रमा की वजह से इस धरती का मूवमेंट बैलेंस हुआ और इस पर जीवन संभव हो पाया, जल संभव हो पाया, मौसम संभव हो पाए। इसीलिए चंद्रमा को देखकर हम प्रेडिक्ट करते हैं और आज भी प्रेडिक्शन जो होते हैं वो 80% या उससे अधिक सही होते हैं। मैं दावे से प्रेडिक्ट करता हूं, लेकिन लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो पैदा ही मजाक उड़ाने के लिए हुए हैं, गुलाम लोग हैं। इसलिए मैं उनकी बहुत फिक्र भी नहीं करता, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देता, क्योंकि ये गुलाम है। ये केवल पाश्चात्य जगत का फेंका हुआ ही खाएंगे। इन्हें यह मालूम ही नहीं कि हमारी धरती का और सनातन संस्कृति का उदय कैसे हुआ है। ये सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करेंगे। वहां जब एक डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में लिखते हैं या टेस्ट, लैब टेस्ट रिपोर्ट में लिखते हैं कि 15% प्लस माइनस हो सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल टू ईच एवरीबडी। कोर्ट तक को वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर एक प्रोडक्शन की गई 2 तारीख को पानी पड़ेगा, पानी पड़ गया 1 तारीख को, अरे ये तो ऐसे ही लोग हैं, ठगते हैं। क्योंकि आप लोगों को आपके आकाओं ने सिखा दिया है कि अपने लोगों को मार दो, अपने विज्ञान को खत्म कर दो। और चूंकि दिमाग है नहीं, वह तो गिरवी रखे है और जेनेटिकली गिरवी रखे हैं, इसलिए क्रिटिसाइज करने लगेंगे। लेकिन वो आका ये जानते हैं कि इनके पास कोई ठोस नॉलेज है और इसीलिए वो उसे सीख रहे हैं। स्वामी जी जब शिकागो गए हैं और उसके बाद दुनिया में बाकी जगह घूमे हैं, आपको क्या लगता है कि केवल एक सन्यासी बोल रहा है और उस सन्यासी को ऐसे ही सुन रहे हैं? चूंकि वो बोल रहा है विदेश से आकर, उनके अंदर कोई इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ी था हमारी तरह की एक बेवकूफ अंग्रेज भी आ जाएगा तो हम उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसको हार माल फूल और तिलक ये करेंगे। नहीं, उनकी बातों के तथ्य को समझने लगे थे और वो समझ में आ गया था कि इसी से जिंदगी चलेगी, इसी से विज्ञान का उदय हुआ है और इसी की शान पर विज्ञान आगे बढ़ेगा। इसलिए वो वेदांत को समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि इसी से हमारे जीवन में सुख आएगा, इसीलिए उस वेदांत को सुन रहे थे और समझ रहे थे।
और उनकी जो ऊर्जा थी वह दिव्य ऊर्जा थी जो इस धरती पर बाद में अवतरित होती है, जिसको हम महादेव कहते हैं। धरती के आरंभ से ऊर्जा नहीं है धरती पर। वो जो एनर्जी फैक्टर है जो व्यक्ति सिद्ध पुरुषों के अंदर होता है, और इसीलिए ब्रह्म पुराण कहते हैं यत् पिंड तत्व ब्रह्मांड, क्योंकि हमारे अंदर एक सूर्य है, हमारे अंदर एक चंद्रमा है। हमारी जो रचना हुई है लगभग बिल्कुल वैसी हुई है, और जब तक वो रचना वैसी नहीं हो गई तब तक हम अपूर्ण मनुष्य थे। वैसी रचना जैसी ब्रह्मांड की है, और जब तक इसका तारतम्य है ब्रह्मांड भी जीवित है, हम भी जीवित है। और जब ये तारतम्यता समाप्त हो जाएगी, ना हम रहेंगे ना ब्रह्मांड रहेगा। कम से कम धरती तो नहीं ही रहेगी। ब्रह्मांड हो सकता है रह जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन धरती तो तब नहीं ही होगी। वैसी ही झिल्लियां जैसी मनुष्य के ऊपर आई हैं विकास के क्रम में, वैसी ही झिल्लियां इस धरती के ऊपर आई हैं। जैसे ही मनुष्य उन रेडिएशन से बचता है, उन झिल्लियों की वजह से, उन झिल्लियों में ही बच्चे भी पनपते और जन्म लेते हैं, ठीक वैसे ही धरती भी उसी तरीके से पनपती है और बचती है। और इसी में से एक झिल्ली का नाम है ओजोन लेयर। यत् पिंड तत् ब्रह्मांड, जैसा पिंड है यानी शरीर है, वैसा ही ब्रह्मांड है। अब आप लोग कहेंगे और जो ब्रह्मांड दो पैरों पे कहां चलता है, ये मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये सामान्य लोगों की बातें नहीं हैं, ये बुद्धिजीवियों की बातें हैं। इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। हमारी जो शरीर मस्तिष्क से लेकर हमारे जो शरीर की रचना और उसमें जो ऊर्जा है, ये वही है जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है और उसकी ऊर्जा है। महाभारत का प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू कीजिए, वहीं से स्पष्ट हो जाएगा। विष्णु पुराण का प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू कीजिए, वहीं से स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से मुनि से प्रश्न किया जाता है, इस धरती का उदय कैसे होता है, इस धरती पे मनुष्य कैसे आता है। और उसमें जिस रस की वर्णन किया गया है, जिस रस के बारे में बताया गया है, यही अमीनो एसिड है। इनमें से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जिनसे जीवों की उत्पत्ति जल के अंदर हुई है। और चूंकि जल के अंदर ही सारी रचना हुई है, इसलिए शब्द है नारायण। विष्णु जी के लिए शब्द नारायण है, क्योंकि जल में रहने वाला है। और वह जिस सांप पर लेटते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, एक टीवी चैनल पर मैं देख रहा था, उसने तो कैलाश मानसरोवर के रास्ते में या अमरनाथ यात्रा के रास्ते में एक सरोवर के अंदर सांप को तैरता हुआ देख के शोर मचाना शुरू कर दिया था, शेषनाग शेषनाग शेषनाग। ऐसे बुद्धिहीन लोग हमें गाइड करते हैं। शेष का कोई नाग नहीं है, वह शेष है। शेष क्या है? जो बचा हुआ है। कहां से बचा हुआ है? जो पूर्व की प्रलय से बचा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि बार बार इस धरती पर प्रलय हुई है। तो जिस चतुर्युगी व्यवस्था की हम आज बात करते हैं, जिस चतुर्युगी व्यवस्था में आज हम देवताओं की बात करते हैं, वो इस चतुर्युग की है, वह पूर्व के चतुर्युग की नहीं है। अब इसको गहराई से समझिए और इसको विज्ञान से तोलकर देखिए, जो आधुनिक विज्ञान है उससे तोलकर देखिए, आप भारत के विज्ञान को श्रेष्ठ पाएंगे। 4.6 बिलियन ईयर यार 4.6 खरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व धरती का उदय होता है। और उसके बाद ये 6.5 करोड़ वर्षों तक चलता है। उसके बाद ये धरती नष्ट हो जाती है। ठीक किस रूप से? इस धरती की जो इंटरनल सिस्टम मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाता है, प्रलय। लेकिन कोई भी प्रलय इस धरती पर पूर्ण नहीं होती है, कुछ अंश रह जाते हैं और उसी अंशों से जल के अंदर मैमल्स की उत्पत्ति होनी शुरू होती है। गहराई से समझ रहे हैं ना बात को? तो जिस प्रलय की बात हम करते हैं, दो हैं। एक प्रलय जो कॉम्बिनेशन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अर्थ सिस्टम है विद इन अर्थ। जैसे एक स्टेरॉइड, एक मीटेरॉइड टकराया
अर्थ में जलजला आ गया। माउंट एवरेस्ट जब से धरती आई है तब से थोड़ी है। अफ्रीका के पहाड़ जब से धरती आई है तब से थोड़ी है। अफ्रीका की रेत जब से धरती आई है तब से थोड़ी है। सारा मरुस्थल जब से धरती आई है तब से थोड़ी है। थार मरुस्थल जब से धरती आई है तब से थोड़ी है। बर्फ जब से धरती आई है तब से थोड़ी है। बीच में आई सब बर्फ ही बर्फ, फिर चली गई, फिर बर्फ बिल्कुल नहीं था। ये प्रलय के हिस्से हैं जिसे आप इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। हम जब एक सिस्टम खत्म हो जाता है तो उसे प्रलय कहते हैं। यह उसका अर्थ है। प्रलय आ गई मतलब अब एक सिस्टम पूरा खत्म हो गया, अब राइज ऑफ अनदर सिस्टम होगा। और इस प्रकार से बार बार सिस्टम्स चेंज हुए इस धरती पर, और इसी सिस्टम्स को हम मनवंतर व्यवस्था कहते हैं। और इस धरती की संपूर्ण आयु को 100 वर्ष नापा है हमने। 100 कौन से वर्ष? अंतरिक्ष के, ब्रह्मांड के 100 वर्ष, जिसे हम ब्रह्मा के 100 वर्ष कहते हैं या 100 दिव्य वर्ष कहते हैं। चूंकि वो टर्मिनोलॉजी अलग है। भारत की संस्कृति कोई कल परसों की या 200, 300, 400, 500 सालों की थोड़ी है। ये वो संस्कृति थोड़ी है जिसमें पहले रोमन थी, उसके बाद इंग्लिश में रोमन इंग्लिश आई और कई भाषाओं से होते हुए आज इस भाषा में आपकी टेक्स्ट बुक में आ गया है। इसीलिए आपको वो भाषा ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। लेकिन भारत की भाषा चूंकि आपको पढ़ाई सिखाई नहीं गई, आपके घरों पर नहीं बोली जाती है, इसीलिए आप उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं। दिव्यता का मतलब क्या लेते हैं? चमत्कार होगा, अभी थाली की आवाज़ आएगी और कोई गायब हो जाएगा या कोई आ जाएगा। ये उन लोगों ने अतिशोक्ति कर करके, इसमें धार्मिक लोग भी शामिल हैं, अतिशोक्ति कर करके उस बात की गहराई को आप तक पहुंचाया ही नहीं। वेदांत के लोगों ने प्रयत्न किए, वेद के पढ़ने वाले लोगों ने प्रयत्न किए, लेकिन किस्से कहानियां वो इतने ज्यादा डेवलप हो गए कि हमने हर शब्द को चमत्कार से जोड़ दिया, प्रोसेस से यानी प्रक्रिया से नहीं जोड़ा। इसलिए हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा धर्म उदय कब हुआ। तो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक सिस्टम जो चला आ रहा था, 4.5 अरब वर्षों से जो सिस्टम चला आ रहा था, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व वह सिस्टम आके समाप्त हो गया। तब थे डायनासोर्स और कंकाल मिले हैं। इसके आधार पर ही निर्णय लिए गए। जब हम कहते हैं कि एक विशेष प्रकार का जीव था, ऐरावत, कोई नहीं मानता, लेकिन वही जब पाश्चात्य विज्ञान आपको यह पढ़ाता है जियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में, आप मान लेते हैं। विशेष डायनासोर्स क्या थे? आप आज डायनासोर की कल्पना कर सकते हैं? आपकी कॉलोनी के बराबर जो आपकी सोसाइटी होगी उसके बराबर एक डायनासोर था। एक उड़ने वाला डायनासोर अगर आपके घर की खिड़की में धक्का मार दे तो पूरा फ्लैट गिर जाए। कल्पना कर सकते हैं ऐसे जीवों की? आप में से कितने लोगों ने व्हेल देखी है, शार्क देखी है, या बड़ी मछलियां देखी हैं? शायद 1 आध 2 लोगों ने देखी होंगी। जरा देखिए, समझ में आएगा। आप में से कितने लोगों ने 12 या 13 फीट का सांप अजगर देखा है? मैंने तो खूब देखे। निकलता है जब एक झाड़ी से और वो सड़क से होकर दूसरी झाड़ी में जब जाता है ना, तो खड़े होकर ऐसे देखते हैं जैसे ट्रेन गुजरती हुई देख रहे हो फाटक पे, इतना लंबा। हम प्रकृति के टच में हैं ही कितना, जो हम भारत की संस्कृति को एक्सप्लेन करने और उसमें कमियां निकालने चल देते हैं। फिजिक्स में निकाल के दिखाइए कि नहीं, हमने वो पढ़ा नहीं है। भारतीय संस्कृति या धर्म पढ़ा है, समझा है? नहीं। और आपकी गलती भी नहीं है, हम जैसे लोगों ने उसे आप तक पहुंचाया नहीं, और जो पहुंचाया वो आप लोगों ने सुना नहीं। क्योंकि हम जब आप तक कुछ चीजें पहुंचा रहे हैं तो हमारे अंदर गुलामी के लक्षण नहीं है, लेकिन जिन लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनमें है। जेनेटिकली वो गुलाम है, इसलिए उनको घर परिवार में वो चीजें समझाएगी। लेकिन फिर भी आप देखिए कि संस्कृति का प्रभाव तो है कि घर में आपके कुछ पूजा पाठ होता है और एक खास परिधान पहना जाता है, जो परिधान पश्चिम से अलग है। यद्यपि उस परिधान को
मान्यता नहीं मिली है। अभी मैं जम्मू में गया था, मैं तो ऐसे ही धोती कुर्ते में जाता हूं, मुझे वहां के हॉल में नहीं जाने दिया गया, जम्मू के सरकारी हॉल। उस मीटिंग को मैंने गुस्से में अटेंड नहीं किया, विरोध प्रकट किया। जिन लोगों को बात करनी थी वह मेरे पास आए, उसके बाद मेरे कक्ष में बैठ के निर्णय हुए, मैं नहीं गया। मैं क्यों पहनूं टाई कोट? और मेरे साथ आश्रम परिवार के 2 अन्यजन भी थे, वो भी नहीं गए। क्यों डरे हम किसी से? हम पे ज्यादा ज्ञान है, हम पे ज्यादा समझ है, आइए हमसे बात कीजिए। आए, लेकिन वो इतने सारे लोग, जिसमें कुछ बड़े नामचीन लोग भी हैं, वो उस सिस्टम को नहीं तोड़ पाए। जनप्रतिनिधि भी थे, वो उस सिस्टम को नहीं तोड़ पाए। तो सनातन संस्कृति इसका शिकार हुई है। और जिन लोगों ने समझाया, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसे केवल चमत्कार का विज्ञान बना दिया। तो ये प्रलय हुई 2.6 करोड़ वर्ष पहले, ये प्रलय हुई 6.5 करोड़ वर्ष पहले यह प्रलय हुई। और इस प्रलय के उपरांत कुछ शेष बचा, उस शेष से अमीबा जैसे डेवलप हुए, और उससे धीरे 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 स्तनधारी प्राणी डेवलप हुए, और धरती पर इस प्रकार से विकास उत्पन्न हुआ, नई प्रजातियां बनी। तो जिस शेर का वर्णन किया जाता है, जो आप जगन्नाथपुरी के गेट पर देखते हैं, दक्षिण के अनेक मंदिरों में जो शेर आप देखते हैं, शार्दूल उसका नाम है, उसके दांत थे। जो आप देख रहे हैं, क्या यही फाइनलिटी है? क्या यही सत्य है? ना, आज भी धरती पर ऐसे बहुत सारे जीव, कीट, पतंगे हैं जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, और वो बड़े विचित्र हैं। समुद्र के अंदर बहुत सारे नए जीवों का पता लग रहा है जो बेहद विचित्र हैं। अब पता लग रहा, अभी पता लग रहा है, इसलिए ये मत कहिए कभी कि साइंस हैज रीच्ड टू इट्स फाइनलिटी। ज्ञान अनंत है, और लगातार इस ज्ञान के शिष्य बने रही, इस विद्या के शिष्य बने रही। यह शेष है जिस पर नारायण, उस शेष पर नारायण लेते हैं, वह समुद्र स्थल है। और जिस इलाके में आज पर्वत है, वहां समुद्र ही था। हिमालय रीजन यह समुद्र का स्थान है, इसलिए आज भी वहां आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिल सकती हैं, मिलती हैं। सात बहुत बड़े समुद्र जैसे सरोवर है, वह नारायण का स्थान है, क्योंकि जल से प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। शेष बचा है कुछ, वहां से प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। यह शेषनाग है, कोई सांप नहीं है वो, उसका चित्रांकन किया गया है समझाने की दृष्टि से। ऐसे बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं जो हमारी पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, हम उनका मजाक उड़ा देते हैं, जैसे कि मानो सारा ज्ञान हमसे ही होकर गुजरा हो, और जो हम नहीं जानते वो होता नहीं। जबकि हकीकत यह है कि दशमलव के थाउजेंड्स पार्ट में अगर देखा जाए, हमारा ज्ञान वहां भी नहीं आता। इतना ज्ञान इस धरती पर आज भी बिखरा हुआ है। डेसिमल्स के बाद थाउजेंड्स ऑफ डिजिट्स में भी हमारा ज्ञान कहीं स्टैंड नहीं करेगा। ऐसे शेर थे, और उन्हीं का वर्णन किया गया है। पिछले 10,000 वर्षों के अंदर मनुष्य की आकृति में बहुत परिवर्तन आए हैं। इस धरती में, इस धरती के भूगोल में बड़े परिवर्तन आए, इस धरती में कृषि में बड़े परिवर्तन आए। इसलिए वो परिवर्तन जब पुराणों में या वेदांत में या वेदों में व्यक्त किए जाते हैं, तो हम बिना किसी शोध के उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो राम लोग हैं, अभी आकाओं के यहां से शोध नहीं आया तो कैसे मान लेंगे, या आ जाएगा तो मान लेंगे। आगे चलते हैं।
ये जो मैंने आपको बताया शेष बचा, और इसके बाद फिर एक धरती शुरू हुई, फिर एक सिस्टम शुरू हुआ, इकोलॉजिकल सिस्टम एक फिर शुरू हुआ, और यह सिस्टम रहा 4.7 करोड़ ईयर्स तक। लगभग 2 करोड़ वर्षों तक। तो आप जो कहते हैं ना हजारों वर्ष तक ऋषियों ने ये किया, और फिर आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप समझते नहीं हैं चीजों को। उनका उस तरीके से नाम नहीं होता था, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं होता था, वो उस तरीके से इनकम टैक्स में दर्ज नहीं होते थे, उनके नगर के सिस्टम थानों में डेवलप्ड नहीं थे। वह एक पदनाम ले लेते थे और वही चलता रहता था। जैसे आज भी व्यासपीठ होती है, आज भी व्यास गद्दी होती है, व्यास जी नहीं है आज, उनके नाम से चेयर्स हैं, व्यास पीठ जिसे कहते हैं। तो ये 4.7 करोड़ ईयर्स पहले की बात है। अब इस सिस्टम में फिर परिवर्तन होता है, फिर एक प्रलय होती है। वो प्रलय क्या होती है? टेक्टोनिक मोशंस होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स भिड़ जाती हैं। उस वक्त 2 आइलैंड्स हैं, वो भिड़ जाते हैं और टुवर्ड्स नॉर्थ चल देते हैं। तो ये जो धरती है, दुनिया का उदय इस धरती से हुआ है, और धीरे धीरे ये थ्योरी सामने आएगी। तो ये धरती सिमटनी शुरू होती है, और इस तरीके से ये एक के ऊपर एक चढ़ती चली जाती है, इस तरीके से ये चढ़ती चली जाती है। इससे ये पूरे हिमालयन रीजन का डेवलपमेंट होता है और एवरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। अभी भी ये नॉर्थवर्ड बढ़ रहा है, एवरेस्ट अभी भी ऊंचाई पकड़ रहा है, अभी भी वो ऊंचा हो रहा है। तो जिस शास्त्र में जब ये समुद्र की बात की जाती है और ये कहा जाता है त्रिविष्टप एक ऐसा प्रदेश था जहां संस्कृति का उदय हुआ, ये आज का तिब्बत है, और हम उसका मजाक उड़ाते हैं कैसा पठारी जरा सा एरिया, इसमें कैसे, ये आज जरा सा है। धरती पर लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, ये आज जरा सा है, ये पहले जरा सा नहीं था। तो ये टेक्टोनिक मोशन होते हैं, और 4.7 करोड़ वर्ष पहले ये टेक्टोनिक मोशन होते हैं, और इस टेक्टोनिक मोशन से हिमालय बनता है, और एक वेदर, कंजीनियल वेदर अर्थ पर डेवलप होना शुरू होता है, हम बनने शुरू होते हैं। अभी भी ये ऋचाएं नहीं हैं, अभी भी यहां पर कोई शास्त्र नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्री स्वयं कह रहे हैं। और यह संघर्ष लगभग 3 करोड़ वर्ष तक चलता है, फिर हम आना शुरू होते हैं इस रूप में। जब हम आना शुरू होते हैं तो हम पहले पेड़ों पर कूद रहे हैं। हम उस वक्त बोल ही नहीं सकते, तो ना वहां पर स्मृति परंपरा है, ना कोई बोल सकता है, ना कोई श्रवण कर सकता है, सुन सकता है, क्योंकि ये ग्रंथियां नहीं हैं। धीरे धीरे विकास हो रहा है, और आप देखिएगा तो ये सारी चीजें मैं जोड़कर आपको बता रहा हूं जो पाश्चात्य जगत अब कह रहा है। इससे पहले तो केवल बाइबल कहती थी, वो तो कहती थी कि बाइबल से ही दुनिया का उदय हुआ है, उससे पहले दुनिया ही नहीं है। लेकिन उसी सिस्टम को खारिज किया वैज्ञानिकों ने, करना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि वह सिस्टम सस्टेन ही नहीं कर रहा था। इसीलिए वो भारतीय सिस्टम की ओर देख रहे थे। तो हम टहनियों पर रहते थे, टहनियों पर कूदते थे, और यहां से अफ्रीका तक जो ये कहते हैं कि ये कैसे चलेगा समुद्र पार करके, समुद्र ही नहीं था, पेंजिया था, सारा मास ऑफ लैंड एक जगह था, गड्ढा जिसमें पानी भर रहा था वह समुद्र अलग था। जो उल्का पिंडों के टकराने से बड़े गड्ढे बने वो अलग थे। धरती पर यहां ऊर्जा थी, वही ऊर्जा आत्मा है जिसे ऋषि कर्णाद ने जिसका वर्णन किया है। इसलिए इस वक्त की सबसे छोटी इकाई भारत में परमाणु है। यह परमाणु बम वाला परमाणु नहीं, परमाणु यानी एक वो पार्टिकल, एक वक्त की सबसे छोटी सी इकाई, और इसके बारे में ऋषि कर्णाद को मालूम है। ऋषि कर्णाद उसके बारे में लिख रहे हैं, अणु को आत्मन कह रहे हैं।
आत्मा अणुओं का समूह है, इसीलिए बाद में अंग्रेजी में उसे एथेरिक बॉडी कहा गया, और यह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी, इसीलिए ईश्वर को सर्वत्र कहा गया, व्याप्त कहा गया है। हमें जो आकाशीय सत्ता दिखती है, महत्व है, इसके पीछे भी एक आकाशीय सत्ता के बारे में वेदांत वर्णन करता है। इसके पीछे भी एक आकाशीय सत्ता है, उस सत्ता का नाम ही व्याप्त है। वही हो सकता है, जगह हो सकता है। इस पर और शोध करने की आवश्यकता है। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ हैं, वह इसका प्रमाण देंगे। अभी हमें और पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। ब्राह्मी और खरुष्ठी लिपि में हो सकता है ये चीज़ें लिखी हुई हो, लेकिन वो अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। वो व्याप्त सत्ता है, और वो व्याप्त सत्ता ही इस धरती के निर्माण कर रही है, इस धरती का निर्माण कर रही है। वो व्याप्त सत्ता इस धरती पर ऊर्जा रूप में उपस्थित हो रही है, और यह ऊर्जा हमें चला रही है, हमें जन्म दे रही है। यह ऊर्जा 4 भागों में बंटती है। पिंडज, शरीर, स्तनधारी; अंडज, अंडे से पैदा हुए; स्वेदज, पसीने और कूड़े करकट से उत्पन्न हुए कीट; और स्थावर। और यही जातियां हैं, इसके अंदर कोई जाति नहीं। इस धरती पर यही 4 जातियां हैं, बाकी सारी जातियां मैनमेड हैं, जिसका पर्पस अभी तक समझ नहीं आया। जो कन्वर्टेबल जातियां थी, कोई भी किसी जाति में अपने गुणधर्म के अनुसार कन्वर्ट हो जाता था, समाज ही करता था। खैर, उसका वर्णन अभी नहीं करूंगा। जब इतिहास के पन्नों में आगे हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तब उसका वर्णन करूंगा। फिलहाल हम यहां से उत्पन्न होने शुरू हुए, और लगभग 40 लाख साल पहले हम टहनियों पर कूदना शुरू हुए। हमें पैरोल कहा जाता था। 2 पांव का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, हम पैडल्स थे, लेकिन रहते टहनियों पे थे। लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली गई और हम टहनियों से नीचे उतर आए। यहीं से विकास हुआ। रेमिडिस जो एक्चुअल पूर्वज हमारे हैं, बंदर हमारा पूर्वज नहीं है, मंकी हमारा पूर्वज नहीं है, ये रेमिडिस हम शुरू हुए। आर्डीपिथेकस रेमिडिस, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, आर्डीपिथेकस रेमिडिस, यहां से हमारा विकास शुरू होता है। ये झुका हुआ है 4 फीट का, लेकिन इसके अंदर दिमाग आना शुरू हुआ है, छोटा सा नारंगी जितना दिमाग है, और ये धीरे धीरे ऐसे सीधा होता चला जा रहा है। अब जब ये सीधा हो रहा है तो एक चीज क्या, एक तो कद बढ़ रहा है, और दूसरी चीज है इसका दिमाग बढ़ रहा है। दिमाग बढ़ रहा है तो क्या मतलब हुआ, थॉट प्रोसेस आ रहा है, चिंतन आ रहा है, और जो चिंतन आ रहा है उसमें सबसे पहले क्या चीज आई, परिवार बसाने की बात आई। परिवार ऐसा नहीं ब्याह हो गया जैसे आजकल किसी मॉल में चले जाते हैं ब्याह होता है, ये सब उस तरह से परिवार नहीं, समुदाय में रहना शुरू किया। इसीलिए संवेदना मनुष्यत्व का पहला गुण है, संवेदना, ह्यूमैनिटी। और अगर ये नहीं है तुम काहे के मनुष्य हैं। 23 लाख साल पहले ये दिमाग बड़ा होता चला जा रहा था, और जब ये बड़ा होता चला जा रहा था हम होमो हेबिलियस बने। यहां हमने पत्थर का इस्तेमाल किया है। पूरी दुनिया में जब पत्थर का इस्तेमाल हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो दुनिया की प्रॉब्लम है। हमारे यहां पत्थर का इस्तेमाल तभी होना शुरू हो गया था। और मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया जिस समय कहती है आयरन एज, हमें हंसी आनी चाहिए, क्योंकि उस एज से लगभग 10,000 वर्ष या उससे भी अधिक पूर्व हमारा ऋग्वेद है, और उसमें आयरन के टूल्स के बारे में लिखा हुआ है। हमारे लिए आयरन एज अलग है, हमारे लिए स्टोन एज अलग है, क्योंकि पृथ्वी के एनवायरनमेंट के कारण जो जीवन यहां प्रारंभ होता है वह दूसरे जीवन से अलग है। वहां बहुत बाद में जीवन प्रारंभ होता है, और इसीलिए लोकमान्य तिलक जी ने यह कहा है कि यूरेशिया, ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक चीज से समझाता हूं कि ये टेक्टोनिक मोशन जब हो रहे हैं तो उस वक्त में
एक लैंड और बनता है और वो आके जुड़ जाता है, अफ्रीका से जुड़ जाता है, जिससे अफ्रीकन यूरेशियन सिस्टम डेवलप होता है। और अफ्रीका के बहुत सारे लोग यूरेशिया में ट्रैवल करते हैं, यहां से बहुत सारे लोग अफ्रीका और उसके बाहर ट्रैवल करते हैं। तो यहां से लोग गए हैं, बाहर से कहां से यहां आ गए हैं। और आर्यन सिस्टम को केवल डिनाउंस करने के लिए यह कहा जाता है कि बाहर से लोग आ गए और उन्होंने भारत को बसाया, जबकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम जब बात करते हैं तो लगभग 10 से 20 लाख वर्ष पूर्व की बात करते हैं, और उस वक्त में यहां से ट्रैवलिंग हुई है, क्योंकि मनुष्य पैरों पर चलने लगा था। हिबुलिस जो था यह पैरों पर चलने लगा था, और पैरों पर चलने से यह यात्रा करने लगा था, ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर जाने लगा था। फिर धीरे धीरे अडेप्ट हुआ, कुछ चले गए, कुछ रह गए, तो कुछ लोग उस ठंड में अडेप्ट करने लगे, उनके शरीर पर बाल बहुत बड़े बड़े होने लगे। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां भारत में मनुष्यों की हैं जिसके बाल बहुत बड़े होते थे, जिससे वो कीड़ों से और ठंड से परेशान ना हो। रीछ, भालू ये पशु नहीं हैं, ये मनुष्य हैं जो हनुमान जी के साथ आए हैं, इस धरती पर आए हैं श्री राम जी से पहले। ये वो लोग हैं। ये उस वक्त भी मनुष्य जो जिस रूप में आज है उसके बीच की एक कड़ी थे, पूर्व के मनुष्य और आधुनिक मनुष्य के बीच की ये एक कड़ी थे, हिबुलिस लोग थे। उसके बाद धीरे 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 होमो इरेक्टस आए। ये एंथ्रोपोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं, हमारे यहां इसको सिंपली कहा गया है। उसके बाद कुछ और ऐसे मनुष्य आए, उन मनुष्यों ने आग का प्रयोग किया, इनको भी ऋषियों की संज्ञा दी गई है। और यह आग का प्रयोग लकड़ी रगड़ के भी किया जाता है, और आज तक यह विधा मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुरोहित आदि हैं जो उसी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करके यज्ञ करते हैं, आज भी हैं। पत्थर से भी यह अग्नि उत्पन्न की गई, और ये सारे डेवलपमेंट यूरोप ने अपने कब्जे में ले लिए, यहां हुए। यह केवल उनका रेसिज्म था कि हम इनकी संतान कैसे हो सकते हैं, वी आर व्हाइट, वी आर येलो, हम इनकी संतान, ये प्योर रेसिज्म है। इसीलिए उन्होंने अफ्रीका से जो लोग वहां ट्रेवल करते हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। ये तो भला हो कुछ वैज्ञानिक मजबूरियों का, जिसकी वजह से उन्हें यह मानना पड़ जाता है। लेकिन इस पर कई सौ साल तक द्वंद्व चला। तो हम रेसिज्म का शिकार हो रहे हैं। आप रेशियल और फैनेटिसिज्म को, रिलीजियस फैनेटिसिज्म को हटा नहीं सकते। इसीलिए जब आज सेकुलरिज्म के विरुद्ध विद्रोह होता है तो मैं इसको सही मानता हूं, क्योंकि उस रिलीजियसिटी, वो रॉटन रिलीजियसिटी की वजह से हमें अपना कल्चर ना मानने पर मजबूर किया गया, दंड दिया गया, कल्चर मानने पर कर लगाए गए हमारे ऊपर। हम कैसे एक्सेप्ट करें? और ये लड़ाई कोई आज की नहीं, 20 लाख वर्ष पूर्व से चल रही है। लगभग 2-3 लाख साल पहले, जिसे हम कहते हैं ना, मां सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत में मां सरस्वती के धरती पे अवतरण की हम पूजा भी करते हैं। ये वो समय है जब हमारे कंठ में नली प्रारंभ हुई। हमारा जो सोर्स ऑफ वॉइस है वो हमारे ये धीरे धीरे सरक के नीचे आए। लाखों वर्ष में हुआ है, कोई एक दिन में नहीं हो गया है। ये 12 आदि अवतारों के बारे में आप सुनते हैं, वो यही सारा डेवलपमेंट है विष्णु जी का। उसे हमारे यहाँ विष्णु जी का डेवलपमेंट कहा है, मूलतः उसे नारायण शब्द कहिए। वह नारायण का डेवलपमेंट है, वो उनके अवतार हैं। अवतार का मतलब क्या है? इस धरती, इस सृष्टि का निर्माण जब हो रहा है, उस निर्माण में जब मेजर चेंज आता है, उस मेजर चेंज को लाने वाली प्रक्रिया को हम अवतार कहते हैं। और उसे चित्र में जिस तरीके से दिखाते, मूल वैसा नहीं है, मूल वैसा नहीं है। उस मूल को गहराई से समझेंगे तभी बात बनेगी। चित्रों से कपोल कल्पनाओं की दुनिया में चले जाएंगे। सनातन संस्कृति या कोई भी संस्कृति को केवल कपोल कल्पनाओं से आप सस्टेन नहीं करा सकते। ये टूटनी शुरू हो जाती है, उसका मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। तो 2-3 लाख साल पहले की बात है। तो हमारे गले में स्वर आना शुरू हुआ, आवाज आनी शुरू हुई। यहां से हम
बोलना हमने शुरू किया, हमने कुछ आवाज़ें निकालनी शुरू करी, और वह धीरे धीरे, जब हम शुरू में वो आवाज़ें निकाल रहे हैं तो शुरू में हम कुछ बीज बोलते हैं। यह बीज जो है सीधे ब्रह्मांड की ध्वनि से जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रणव पहली ध्वनि है, ओम। फिर या रा ला वा, हंग डंग लंग क्षंग क्षोम होम, ये सारे ऐसे जिन्हें आज आप सुनेंगे तो अलग है, कैसी बात कर रहे हैं, ये कौन सी भाषा है। लेकिन यहां से बोली शुरू हुई। पहले दिन कुछ तो हुआ होगा, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करते करते लाखों वर्षों में जाकर ये चीज हुई है। एक दिन में थोड़ी हो गई, ये टीवी में होती है एक दिन की, क्योंकि उन्हें 30 मिनट में सारी चीजें दिखानी होती हैं। 30 मिनट में उन्हें 4.6 अरब वर्ष दिखाने होते हैं वो, और हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि हर दिन का डेवलपमेंट दिखाएं? उसमें तो 4.5 अरब वर्ष फिर से लग जाएंगे, उतने में तो निपट लेगा सब कुछ। इसलिए वो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाता है। हम ये पिक्चर तक पर मान लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारी मानसिकता कैसी कर दी गई कि हम ये अपनी संस्कृति के लिए नहीं मानते। खैर, ये डेवलपमेंट्स होते रहे, दिमाग आ गया, दिमाग से स्पंदन आया, स्पंदन से प्रेम, करुणा आदि गुण आने शुरू हुए, समुदाय में हम रहने लगे, पकाकर खाने लगे, और सेपियन व्यक्ति बना जो हमारे एकदम करीब है। और यहां पर भी बहुत सारे, एकदम नहीं बन गया, पुरानी प्रजातियां एकदम खत्म नहीं हुई। हनुमान जी जो है वो इस सेपियन से अलग है। रीछ, भलूक, ये लोग, इनके कद, इनके पांव, इनके चलने के तरीके, इनके नाखून, इनके दांत, इनकी बोली, इनका स्वर, ये अलग किस्म का है। तो खैर सेपियंस आए, सामान्यतः ये कहा जाता है कि 1.5 लाख वर्ष पूर्व ये सेपियंस आने शुरू हुए। हमारी संस्कृति यहां से प्रखर होनी शुरू होती है। प्रखर कह रहा हूं, प्रारंभ नहीं कह रहा हूं, उससे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप गहन खुदाई करेंगे, यदि आप हिमालय की गहन खुदाई करेंगे, तो आपको उस संस्कृति के प्रतीक भी मिल जाएंगे। वहां हो नहीं पाया काम, कहीं भी नहीं हुआ काम। तो जो ये तो अगर कुछ अंग्रेज कोशिश ना करते या दारा शिकोह आदि कुछ कोशिश ना करते, तो हमें तो ये बहुत सारी संस्कृति के धर्मशास्त्र मिलते भी नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दुख से बता रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ। हमारे अपने लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने प्रयास किया, और जिन लोगों ने प्रयास किया उन्हें हमने इतना हैरेस किया, हम लोगों ने हैरेस किया, विदेशी नहीं आए उन्हें हैरेस करने, हम लोगों ने इतना हैरेस किया, इतना हैरेस किया कि उनकी योग्यता, उनकी विद्या दब के रह गए। आज भी तो यही करते हैं, आज भी यही करते हैं। दूसरे धर्म का कोई भी धर्म गुरु हो, हम उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी बुराई में कोई बुराई नहीं दिखेगी। अपने यहाँ के धर्मगुरु कुछ भी नहीं कर रहे, अच्छा काम ही कर रहे, फिर भी आपको उनमें बुराई नजर आएगी, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देंगे। ये भूल जाएंगे कि इन्हीं के सेक्रीफाइस और नॉलेज की वजह से हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुनिया की अनेक संस्कृतियां उसी से पनपी हैं। देखिए, चीनियों ने खोज कर ली। चीनियों ने जब अपने हिमालय, अपर हिमालय रीजन की जब खुदाइयाँ की हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं और चीज़ें निकली हैं, और वो कह देते हैं हम तो 21 लाख साल पहले थे, वो कह देते हैं। हालांकि वो सत्य नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की वेशभूषा और उस प्रकार के हथियार आदि संभव नहीं है उतने वर्ष पूर्व। लेकिन फिर भी 21 लाख नहीं तो 2 लाख साल तो है ही। और हम उनसे भी पहले के हैं। लेकिन हम कंपेयर करते हैं दूसरों से, तब अपनी सत्यता को जानते हैं। हम अपने मूल की खोज नहीं करते, और इसीलिए हम समझ नहीं पाते। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे होंगे कि सनातन संस्कृति जिसे हम कहते हैं, इसका उदय कब हुआ और धरती के इतिहास से ये किस तरह जुड़कर चलती है। इसमें आप बहुत क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जो लोग केवल भक्ति भाव से ओतप्रोत होंगे, वो मेरे भाव की बिल्कुल कदर नहीं करेंगे, करते भी नहीं। उनको लगता है कि शायद मैं धर्म के विपरीत जा रहा हूं। पहले ही दिन से
ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पहले ही दिन से मैं और आप हैं। मैं और आप इस देह रूप में नहीं है, ऊर्जा रूप में है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन धरती के निर्माण में उनका आगमन धरती बनने के बाद ही तो हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु पुराण पढ़ के देखिए, ब्रह्म पुराण पढ़ कर देखिए, पद्म पुराण पढ़ के देखिए, कल्प का सिद्धांत समझ कर देखिए, आपको सब पता लग जाएगा। महाभारत को देखिए, आपको सब पता लग जाएगा। वो तो स्वयं कह रहे हैं, महाभारत के तो पहले पृष्ठ पर ही ये लिखा हुआ है कि धरती का उदय एक काले बिंदु से हो रहा है। एक बड़ी तेजी से कोई चीज आती है जो कुछ क्षणों में एक तारा बन जाती है और वह बाद में सूर्य बनती है, उसके मध्य बिंदु होता है, वहां से माँ कूष्मांडा इस धरती का निर्माण करती है, इस भुवन का निर्माण करती है। शैव सिद्धांत जो है वो कहता महादेव करते हैं, वैष्णव सिद्धांत है वो कहता नारायण करते हैं, और जो प्रजापति जिनको नाम दिया गया है, हिरण्यगर्भ उनको नाम दिया गया है, वही तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा गया है। वो सृष्टि के बाकी हिस्सों का, नर के अतिरिक्त बाकी हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ पितामह उन्हीं को कहा गया है। पितामह क्यों? वह सारी मनुष्य जाति के पिता हैं, इसलिए उनको पितामह कहा गया है। पिता कौन है? ऋषि। ऋषियों के भी वह पिता हैं, इसलिए वह पितामह है। ऋषियों के बाद फिर हमारे जीव वैज्ञानिक पिता हैं, बायोलॉजिकल पिता हैं। यह हमारे यहां सिस्टम डेवलप किया गया है। और सृष्टि और वह पितामह की उत्पत्ति कहां से होती है? नारायण के नाभि कमल से। तो चाहे आप शाक्त परंपरा लें, शैव परंपरा लें या वैष्णव परंपरा लें, उत्तर एक ही मिलेगा। पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद यहां ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, फिर धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उस ऊर्जा से वह सृष्टि पुष्प पल्लवित होती है, फिर प्रलय होती है, शेष रहता है, फिर प्रलय होती है, फिर शेष रहता है। इस प्रकार से करते करते हम पृथ्वी की मध्य आयु लगभग ब्रह्मा जी के जो 50 वर्ष हैं वहां तक आ गए हैं। अभी इतनी ही आयु कायदे में और रहती है भारतीय शास्त्र के अनुसार, और बाकी जो युग हैं वो बीच बीच में चलते रहते हैं। चलते चलते ऐसा हुआ कि फिर धरती पर एक प्रलय आती है, और उस प्रलय में इतनी ठंडी हो जाती है धरती, इतनी ठंडी हो जाती है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। इसको आइस एज बोलते हैं। फिर जीवन नष्ट है 50,000 साल पहले, लेकिन पूर्ण नष्ट नहीं हुआ है। पूर्ण कभी भी नष्ट नहीं हुआ है। उसी के अवयवों से नई सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए उसे शेष कहते हैं ना, उसे शेष कहते हैं। जिससे शब्द शेष नाग आया है, वही शेष है, बचा हुआ। उसी से पुनर्निर्माण होता है, और यह निर्माण पिछले निर्माण से बेहतर होता है। ये सृष्टि का नियम है। पश्चिम में जो लौह युग है वो 1000 वर्ष पूर्व है। हमारे यहां लौह युग है वह 10,000 से बहुत पहले है। हमारे पास उस वक्त अस्त्र शस्त्र हैं लोह के। हमारे पास उस वक्त कृषि करने के लिए लोह की चीजें हैं। अगर मैक्स मुलर की भी आप बात मान लेते हैं, तब भी हमारा वैदिक काल 1800 साल तो पुराना ही है। ईसा पूर्व से 1800 साल पुराना तो है ही है। अगर ये मैक्स मुलर, तब भी हम दुनिया से कुछ भी नहीं तो 800 साल तो पहले है ही है ना। ये मैक्स मुलर की थ्योरी के अनुसार कह रहा हूं, जिसकी कोई थ्योरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये थ्योरी एकदम समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उससे बहुत पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हैं, महेंद्रगढ़ की सभ्यताएं हैं, अयोध्या की सभ्यताएं हैं, बहुत पहले द्वारका की सभ्यता है। उसकी कार्बन डेटिंग 5000 साल और उससे पूर्व की निकल रही है। 7000 साल पहले का युग रामायण युग है, और उस वक्त लोहों के हथियार हैं। तो मैक्स मुलर भी फेल हो जाता है। लेकिन अगर एक झूठी थ्योरी को हम माने, तो तब भी जो पाश्चात्य जगत का लौह युग है 1000 वर्ष पुराना, उससे तो पूर्व है। अब बताइए,
हमें कितना दुख होता होगा जब आप किताबों में ये चीजें पढ़ते हैं। आप किताबों में पश्चिम का विकास पढ़ रहे हैं, पश्चिम में मानव का विकास पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी एज ए होल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें भारत के अंदर का मानव का विकास है ही नहीं। और मानव के विकास के उत्क्रांति तो संस्कृति आई है, सांस्कृतिक विकास हुआ है, शास्त्रों का विकास हुआ है। आपको बताया ही नहीं जाएगा। आप जाके पूछेंगे तो एक व्हाइट मैन का बर्डन है हम। आप देखिए, व्हाइट मैन्स बर्डन बोला जाता है हमको। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें डेवलप करें, बिकॉज वी आर नॉट डेवलप्ड। बुक्स में लिखी हुई बात बता रहा हूं, अखबारों में छपी हुई बात बता रहा हूं, उनके विद्वानों द्वारा बोली जाने वाली बातें बता रहा हूं। सोचने पे मजबूर तो होना होगा। उसके बाद नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, ये पश्चिम की एज है। उनका विकास बहुत देर से हुआ क्योंकि उनकी अर्थ का निर्माण देर से हुआ, उनके आइलैंड्स का निर्माण देर से हुआ, उनके महाद्वीपों का निर्माण देर से हुआ। हमारा बहुत पहले हो चुका था, इसलिए यहाँ विकास बहुत पहले हुआ। उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद बाकी देशों में हुआ है। अफ्रीका से यूरेशिया में लोग पहुंचे हैं। और हिमयुग ऐसा नहीं 50,000 वर्ष पहले आया हो, हिमयुग तो बाद में भी आया है। आज से 400-500 साल पहले भी आया। केदारनाथ और ये सारे इलाके बर्फ में पूरी तरह दब चुके थे। जी हां, तो आज जो हमने बातचीत की है, मैं इसे अब समअप कर रहा हूं। हमने जो बातचीत की है, और मैं प्रयास करूंगा अगर एक दो प्रश्न मैं ले सकूं, कोई अगर संभव हो सके तो आज हमने ये बात की धरती का उदय कैसे हुआ, और इसमें हमने दोनों चीज़ों को लिया, जो पाश्चात्य विज्ञान कहता है और जो ओरिएंटल साइंस कहती है, जो भारत का विज्ञान कहता है। और हमारी संस्कृति का उदय कब से है और धरती का उदय कब से है, उन दोनों के बीच में क्या तारतम्यता है, इसके बारे में मैंने आज चर्चा आपसे की है। और उसको उस एज से कंपेयर करके बताया, उस धरती के ओरिजिन से कंपेयर करके बताया है, जिससे आपको डाउट्स ना रहें। यद्यपि 1.5 घंटे में इस विषय को समेटना बेहद कठिन है, लेकिन ये पहली वर्कशॉप तो आप कह सकते हैं अंतिम थोड़ी है। अभी तो बहुत लंबा सिलेबस, अगर मैं देखूं तो आपका बहुत लंबा सिलेबस, और वो सिलेबस यहां से शुरू होते 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 47 को कवर करते करते 2020 तक आएगा। पूरा मेडिएवल एज, एंशिएंट इंडिया, प्री एंशिएंट इंडिया, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आपको पता होगा तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा तब आप समाज में अपनी बात को रख सकेंगे। जब आप समाज में अपनी बात को रखेंगे तो समाज में चेतना उत्पन्न होगी। जब चेतना उत्पन्न होगी तो अपनी विद्या का पुनरुत्थान प्रारंभ होगा। जब वो पुनरुत्थान प्रारंभ होगा तो विद्या वो नए सिद्धांत की उत्पत्ति करेगी, जो बाकी जगत को अपनाने पड़ेंगे, और तब हम विश्वगुरु बनेंगे। तब हमारी अर्थव्यवस्था भी चमकेगी, तब हमारा समाज भी चमकेगा। तो सच्ची देशभक्ति को इतनी सरल थोड़ी है, इतनी छोटी सी थोड़ी है कि सुबह शुरू हुई, दोपहर खत्म हो गई, फिर हमने दाएं बाएं के काम किए जिससे देश को नुकसान होता है, फिर रात को शुरू हुई और 12 बजे खत्म हो गई। नहीं, इससे आगे है, सतत काम करना होगा। यम के सिपाहियों से यही मेरी आशा है, यही मेरी अपेक्षा है। मैं पूरा जीवन देने को तैयार हूँ, बस आपको उठना होगा, काम करना होगा। प्रश्न लेता हूँ, अपूर्व सुरवे जी का प्रश्न है, सो डज इट मीन कि विष्णु अवतार आर इवोल्यूशंस ऑफ आर स्पीशीज? यस। डज इट ऑल्सो मीन कि कल की अवतार इज आर इवोल्यूशन विच विल इंटेंशनली डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स? नो, इंटेंशनली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हाँ, इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, और अभी मनुष्य इवोल्व हो रहा है।
अभी देखिए उसका ब्रेन बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, ब्रह्मांड की तरह ब्रेन बढ़ता चला जा रहा है। साइज ऑफ ब्रेन इज इंक्रीजिंग बट द साइज ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग। ये बहुत सारी रिसर्चेस हैं इस बारे में, और ये धीरे 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 अभी बढ़ेगा। खुराफातें भी अभी और बढ़ेंगी, नुकसान अभी बहुत बढ़ने वाला है। अधर्म चरम पे पहुंचेगा जब, तो कुछ ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो इसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह हम भगवान नहीं कह सकते उन्हें। भगवान जैसे हैं उनके अवतार हैं, अंश अवतार जिसे कहते हैं। तो ये अंश अवतार लोगों को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये अंश अवतार भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब पूर्ण अवतार होगा, वो भगवान कल की होंगे। अभी बहुत समय है उनके आने में। अगला मैं प्रश्न लेता हूं आकाश सिंह जी का। देश का आधे से ज्यादा युवा तो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में अपनी जवानी और सामर्थ्य बेकार कर रहा है, आगे की लड़ाई कैसे होगी? ज्यादा पढ़िए। देखिए, कंपटीशन की जो आप तैयारी करते हैं ये अधिक से अधिक 5 साल होती है, 6 साल होती है, किसी की 7-8 साल हो जाएगी बस, इससे आगे कहां होती है। तो बाकी जीवन में क्या कर रहा है युवा? और कंपटीशन की पढ़ाई 24 घंटे नहीं होती, 2 घंटे 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन तो निकाल ही सकते हैं, 15 दिन में तो 1 दिन निकाल सकते हैं, 1 महीने में तो 1 दिन निकाल सकते हैं ना। हर वक्त कौन सी पढ़ाई हो रही है कंपटीशन की? हमने नहीं देखा कंपटीशन, हमारे मित्रों ने नहीं देखा, हमने उन्हें पढ़ते हुए देखा है, हम भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत। तो आपके कंपटीशन की पढ़ाई शुरू होती है 12th से, 18 साल के जब आप हैं, कहीं आप क्वालिफाई कर जाते हैं, वो पढ़ाई आगे चलती है 4 साल से लेकर 8 साल तक की उसकी अवधि होती है। उसने ही बीच में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ और एग्जाम्स देते हैं, 3 से 4 साल, 26-27 तक वो एग्जाम आप देते हैं। 26-27 के बाद तो आप पे समय है, लोग तब भी नहीं करते। मैं मान लिया कि 24 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद समय है। जो 30 साल के हैं वो क्या करते हैं, जो 35 के हैं वो क्या करते हैं, जो 36, 37, 38 साल के हैं वो क्यों नहीं आते सामने? तो जी विवाह हो गया। ऐसे 1000 बहाने। देखो, जिसे काम करना है उसे करना है, जिन्हें काम नहीं करना था उन्हें बहाने मिल गए, जिन्हें काम करने थे उन्हें रास्ते मिल गए। कंपटीशन की पढ़ाई जो आज के कंपटीशन है इससे 10 गुना ज़्यादा कठिन था ICS, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आप सब लोग सुभाष चंद्र बोस जी नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका दशांश तो हो सकते हैं ना। तो फिलहाल हम पढ़ते रहें, 1 घंटे एक चीज़ निकाल के भारतीय संस्कृति को पढ़ लें। जब इन सब चीज़ों से निबट जाएंगे उसके बाद फिर उसके प्रचार प्रसार में सड़क पर उतरेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, कुछ ऐसे विलक्षण लोग होंगे जैसे भगत सिंह 17 साल में उतर गए, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद जी, अरविंदो घोष, ये 17-18 साल से लग गए थे। ये तो विलक्षण लोग हैं, इतनी कम उम्र में समझ आ गई जब लोग कपड़े पहनना ढंग से नहीं जानते थे। ऐसे लोग कुछ होंगे जो समाज को चलाएंगे, और ये ज़्यादा बड़ा त्याग भी करेंगे, ये ज़्यादा सीखेंगे भी, और इन लोगों की वजह से बाकी तरते चले जाएंगे। गंगा नदी तो भगीरथ लेके आए, तर्पण आज तक हो रहे हैं, करोड़ों के हो गए होंगे, तो कुछ लोग भगीरथ बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मान लिया कि ठीक है, संसार में ही वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो 6, 7, 8 साल वेट कर लें, उतने बीच में 1 घंटा रोज निकाल लें देश के लिए, और जब फारिग हो जाए बाकी चीज़ों से लग जाए काम में। अब रही बात, कुछ कहेंगे ब्याह, अरे तो ऐसे ही व्यक्ति से ब्याह करो जो आपको काम करने दे या खुद आपके काम का सहभागी बन जाए। जब ब्याह करने चलते हैं तो खूबसूरती देखते हैं, पैसा देखते हैं, नौकरी देखते हैं, ये कहाँ देखते हैं कि वो हमारे मन का हो, हमारी भावनाओं का हो। फिर रोते हैं ब्याह हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा किसने था करो, अच्छा कर भी लिया तो वैसा करते।
मोटरसाइकिलों पर घूमने कैसा कोई घूमता है, इस पर ब्याह तय हो जाए अगर युवाओं में, तो ये शोचनीय स्थिति है। मोटरसाइकिल कैसी चलाता है, उस पर कौन सी बाइक है, उस पर कौन सी गाड़ी है, मैं पता है, बच्चों के ही बीच में रहता हूँ, ब्याह तय हो जाते हैं इस पर। कोई किस ब्रांड की जीन्स पहन के घूमता है, इस पर ब्याह तय हो जाता है। लेकिन अगर बड़े काम करने हैं तो बड़ा मस्तिष्क चाहिए, बड़ा त्याग चाहिए, बड़े विचार चाहिए। यंग इंजन, हम कैसे सही माने कि भगवान विष्णु या शिव या माँ जगत जननी किसने रचा हमारी सृष्टि को? बता तो रहा हूं मैं, अब भी क्या मानेंगे? मैं बता तो रहा हूं, इसी को आप और पढ़िए, मैं इसके बारे में और वर्णन करूंगा। अगर कोई चीज परंपराओं से, भाई आपको कैसे पता कि आइंस्टीन ने E=mc² किया? आप थे? नहीं थे ना? किताबों से, एक हिस्ट्री से, क्रोनोलॉजी से। आपको कैसे पता जीसस कोई थे? क्रोनोलॉजी से, बुक्स से, परंपराओं से। परंपरा तो दुनिया में कहीं भी है, वो श्रुति हैं, अनेक श्रुतियां हैं। कुछ श्रुतियों को कातिब मिल गए, लिखी गई, फिर उनके एक्सप्लेनेशंस लिखे गए। ये तो दुनिया के हर परंपरा में, हर संस्कृति में हुआ है, तो उन्हीं को हम मानते हैं ना, इसको क्यों नहीं मानते? आपको कैसे पता होमर नाम का एक फिलोसोफर था? पढ़ा ना? ये थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया। आपको कैसे पता नील नदी कहीं से आई थी? ओरिजिन क्या है नील नदी का? आज बह रही है, उसका चलो हिस्ट्री हो गई, लेकिन अल्टीमेटली कहां से ओरिजिनेट हुई? क्या प्रमाण है कि आदमी कभी डेवलप हुआ है, पैदा है? हम पढ़ते हैं ना, उसको समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो जो हम जब उसका विश्लेषण करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम इसका विश्लेषण करके एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तो आप उन्हें पढ़िए, आप भी मानने लगेंगे जैसे मैं मानने लगा। कमलेश खंडवाल जी, गुरुजी हमें बताया है कि अभी तक 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग में जन्मे थे और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में, तो ये कैसे पता चले कि कौन से त्रेता और द्वापर में जन्मे थे? हमें इसी चतुर्युग का पता है जो अभी सामने है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, हमें अभी इसी का पता है। पूर्व में क्या था हमें उसका पता नहीं, हमें इसका पता है, तो इसीलिए हम इसके ही मानेंगे, ठीक है ना? ये उसके पूर्व की कोई अयोध्या है, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता। तो ये मान के चलते हैं कि यही चतुर्युगीय व्यवस्था है जिसमें हम चल रहे हैं। अनेक व्यवस्थाएं आएंगी, 71 बार चतुर्युगीय व्यवस्थाएं आएंगी। तो हम आधे में पहुंच गए हैं, ये वर्णन है, और उसकी ये चतुर्युग है। और हर चतुर्युगीय व्यवस्था, यानी हर युग में चतुर्युग होते हैं। द्वापर में भी चतुर्युग है, जैसे कलयुग में भी चतुर्युग रहा, इसी प्रकार हर युग में एक अच्छा बुरा पीरियड आता है। और जब कल्मिनेशन हो जाता है बुराई का, यानी जब ऊर्जा का बक्षरण हो जाता है, नकारात्मकता बहुत आती है, परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन के बाद क्या होगा ये नहीं अभी कहा जा सकता। तो जितना प्रमाण है अभी हम उसी को माने। रुचि सिंह जी, सिंधु सभ्यता के लोग कहां से आए? वो कैसे डायरेक्ट नगरीय सभ्यता के बन गए? आर्य उनसे अलग कैसे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। वो कहीं से नहीं आए और डायरेक्ट कभी नहीं बने। डायरेक्ट कुछ नहीं हुआ इस धरती पर, सब चीजें इवोल्व हुई हैं रुचि, और इवोल्व होके उन्होंने ये सभ्यताओं का निर्माण किया है। पहले मनुष्य, सारे ही मनुष्य जंगल में रहे और वहां से सेपियंस बने हैं। फिर समुदायों में उन्होंने रहना शुरू किया है, और समुदायों में रहने के बाद नहीं होता था, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष, विवाह नहीं होता था। हमारे यहाँ भी यह स्थिति जाबाल से प्रारंभ हुई है। जो विवाह के संस्कार बने हैं ये बहुत बाद में बने। संतान पैदा करने के लिए स्त्री और पुरुष को छूट है, श्रेष्ठ संतान के लिए स्त्री पुरुष को छूट रही है। हर चीज का इवोल्यूशन हुआ। बाद में इस व्यवस्था को गलत माना गया, इसलिए फिर यह व्यवस्था
समाप्त की गई। जो वेदांत साहित्य है उसके कथाओं में इसका वर्णन आता है, महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। तो ये व्यवस्थाएं बाकायदा बनाई गई, संहिताओं में इसका उल्लेख है। तो हर व्यवस्था का इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो यही जो नॉर्डिक रेसेस थी, यही एक जगह सेटल होना शुरू हुई और इन्होंने धीरे 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 उसको बनाना शुरू किया। फिर कबीले बने, गांव बने, नगर बने, ये सारी चीज़ें बनती रही और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इससे आगे भी अभी हमें जाना है। अभी तो अद्भुत डेवलपमेंट होने शुरू हो ही गए, चांद पर ज़मीनें बिकने लगी हैं। तो धीरे धीरे चांद पर हो सकता है लोग रहने लगे, हो सकता है हमारी जो बाहरी सभ्यताओं से कभी कभी संपर्क होते हैं वो संपर्क आगे जाकर प्रगाढ़ मजबूत हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके ट्रेसेस अभी मिल रहे हैं, इवोल्व हो रहे हैं धीरे। तो चांद पे एक सभ्यता शुरू कर देंगे, चांद पे एक कॉलोनी बनाएंगे, हम वहां पर यम स्थापित कर देंगे उसके बाद, और वहां पर लेक्चर करेंगे, एक बार चांद पर लेक्चर करेंगे। जैसे धरती पर चंद्र नगर है, इस ऐसी चांद पर धरती नगर बनाएंगे, माधवी कॉलोनी बनाएंगे। माधवी कौन? जो धरती का नाम है, माधव से माधवी। तो वहां पर माधवी कॉलोनी बनाएंगे, वहां पर यम का ऑफिस होगा और वहां पे हम लेक्चर करेंगे। इसी तरीके से सभ्यता का विकास होता है। आप लोगों का बहुत समय मैंने आज लिया, लेकिन हम लोग बहुत सार्थक और गहन बात करेंगे। प्रश्न कीजिएगा, मुझे सब कुछ आता है ये मैं नहीं कह सकता। हमारे ऋषियों ने भी कभी इस बात का दंभ नहीं किया कि उनको सब कुछ आता है। पूर्ण तो केवल ब्रह्म है, ईश्वर है। तो आप प्रश्न कीजिएगा, मुझसे आता होगा उत्तर दूंगा, नहीं तो खोजूंगा। लेकिन बच्चों को अनुत्तरित नहीं रहने दूंगा, ये मेरा प्रयत्न है। अब मैं सारे बच्चों को तो उत्तरित नहीं कर सकता, लेकिन जितनों को भी कर सकता हूँ जरूर करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है विश्व गुरु आप ही बनाओगे। लेकिन उससे पहले आपको विश्व गुरु बनना पड़ेगा। देश विश्व गुरु नहीं बनता, नागरिक विश्व गुरु बनते हैं। और ये एक बहुत लंबा कार्य है, जिसमें बहुत ज्ञान चाहिए और त्याग चाहिए। यम की जो क्लासेस हैं ये अनवरत चलती रहेंगी। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आपसे अपेक्षा है देश प्रेम करिए, और देश प्रेम के लिए पढ़ना और पढ़ के सही चीज़ समझना, समझ के दुनिया में उसका विस्तार करना, ये आपका कर्तव्य है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के कोई वीर गति को प्राप्त नहीं होता। बिना सेक्रीफाइस के कोई वीरता का प्रसार नहीं करता। बिना सेक्रीफाइस के कोई विचार नहीं फैला पाता। कोई बुराई को अच्छाई में परिवर्तित बिना सेक्रीफाइस के नहीं कर पाता। बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। आप वो त्यागी बनेंगे, बनना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। चलता हूँ। तो राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय।